वो युद्ध जो फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। कई लोगों के लिए ये एक झटका हो सकता था, लेकिन यह अचानक नहीं हुआ। यह मध्य पूर्व में कई वर्षों के तनाव, अविश्वास और संघर्ष से पैदा हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच संबंध दशकों से शत्रुतापूर्ण रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र में एक सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में शामिल रहा है। 2020 के दशक के मध्य तक तनाव इतने बढ़ गए कि कई पर्यवेक्षकों ने बड़े युद्ध की संभावना पर जोर दिया। संघर्ष की मुख्य वजहों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम शामिल था। ईरान ने कहा कि उसकी परमाणु गतिविधियां नागरिक उपयोग के लिए हैं, जैसे ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान। इजराइल और कई पश्चिमी सरकारों ने कहा था कि यह कार्यक्रम ईरान को परमाणु हथियार बना सकता है। इजराइल ने परमाणु हथियारों वाले ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना। उन्होंने बार बार कहा कि वे ईरान को ऐसे हथियार बनाने नहीं देंगे। इस विवाद को सुलझाने के लिए वर्षों से कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे थे और कई बार समझौते हुए और बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया, क्योंकि बातचीत अक्सर प्रतिबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों और नियमों की पुष्टि को लेकर टूट जाती थी। इसी दौरान ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष खुली जंग के बजाय ज्यादातर अप्रत्यक्ष तरीकों से होने लगा। इसमें साइबर हमले, खुफिया अभियान और ईरान के परमाणु और सैन्य कार्यक्रमों से जुड़ी सुविधाओं पर हमले शामिल थे। ये प्रतिद्वंदिता अन्य देशों के सहयोगी समूहों में भी दिखी। ईरान ने मध्य पूर्व में हिजबुल्लाह समेत लेबनान, इराक और सीरिया की कई मिलिशियाओं से मजबूत संबंध बनाए थे। इन समूहों को ईरान अक्सर क्षेत्रीय गठबंधन में साझेदार के रूप में वर्णित करता था। इजराइल और अमेरिका उन्हें ईरान का प्रतिनिधि मानते थे, जो क्षेत्र में तेहरान का प्रभाव बढ़ाते थे। कुछ समय से इजराइल सीरिया और अन्य स्थानों पर ईरान से जुड़े लक्ष्यों के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा था। इजराइल और ईरान से जुड़े समूहों ने रॉकेट फायर और ड्रोन हमलों का आदान प्रदान किया है। दोनों ने एक दूसरे पर टकराव की तैयारी का आरोप लगाया। ईरान सरकार को आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रतिबंध कई देशों द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में उसकी गतिविधियों के कारण लगाए गए थे। इससे ईरानी अर्थव्यवस्था को संघर्ष करना पड़ा और देश में विरोध व राजनीतिक तनाव बढ़ा। 2026 की शुरुआत तक मध्य पूर्व पहले से ही एक नाजुक और अस्थिर सुरक्षा स्थिति में था। क्षेत्र में सैन्य बल हाई अलर्ट पर थे और दुनिया भर की सरकारें ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गतिरोध पर करीबी नजर रखे हुए थीं। तो शायद जो घटनाएं इसके बाद आईं, वे वास्तव में अपरिहार्य थीं। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अट्ठाईस फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान के विभिन्न ठिकानों पर समन्वित हमले शुरू किए। इस अभियान को इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। हवाई हमले शनिवार को लगभग सुबह 9:45 बजे शुरू हुए। यह सप्ताह का पहला कार्य दिवस होता है। ईरान में मुख्य उद्देश्य ईरानी मिसाइल ठिकानों, सैन्य कमांड केंद्रों, सरकारी भवनों और परमाणु संबंधित ढांचे को निशाना बनाना था। लक्ष्यों में तेहरान, इस्फहान, कुम, केरमानशाह और करज शामिल थे। इस अभियान में
अमेरिकी मिसाइलों, ड्रोन और इजरायली फाइटर जेट्स के साथ कम लागत वाले एक तरफा हमलावर ड्रोन भी युद्ध में इस्तेमाल हुए। पहली बार मुख्य लक्ष्यों में से एक तेहरान का पाश्चर स्ट्रीट इलाका था, जहां आयतुल्ला अली खamenei, जो ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता हैं, आमतौर पर रहते थे। ये इलाका राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी घर है। रिपोर्टों में बताया गया कि कम से कम 7 मिसाइलें यहां गिरी थीं और अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि ये हमले अमेरिकी सरकार के समन्वय में हुए थे। इजरायली वायुसेना ने कहा कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान में 500 सैन्य ठिकानों को मिसाइल लॉन्च और वायुरक्षा प्रणालियों सहित निशाना बनाया। लगभग 200 लड़ाकू विमानों का उपयोग करते हुए ये अभियान इजरायली वायुसेना के इतिहास में सबसे बड़ा हवाई हमला अभियान बन गया। सिर्फ पहले 24 घंटों में ही इजराइल ने 1200 से अधिक बम गिराए, जिसमें न केवल जमीन पर रणनीतिक स्थानों को बल्कि ईरानी नौसैनिक जहाजों को भी निशाना बनाया गया। इस्तेमाल हुए हथियारों में नया ब्लैक स्पैरो एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी था, जिसे F-15 जेट से तैनात किया गया। हवाई हमलों के अलावा इजराइल ने ईरानी बुनियादी ढांचे, मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशनों पर समन्वित साइबर हमले भी किए, जिसमें ईरानी नागरिकों को अपनी सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए संदेश भेजे गए। निशाना बनाई गई ऐप्स में लोकप्रिय बदी सबा कैलेंडर प्रेयर ऐप शामिल थी, जिसे 5 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इस ऐप को हैक कर फारसी में पुश नोटिफिकेशन भेजे गए, जिसमें सैन्य और नागरिकों से विद्रोह, हथियार डालने और विपक्षी बलों में शामिल होने का अनुरोध किया गया। जैसे संदेशों के साथ मदद आ गई है और अब हिसाब चुकता करने का समय है। प्रारंभिक हमलों के बाद इजराइल ने ईरान की संभावित प्रतिक्रिया के डर से आपातकाल घोषित किया। देश भर में सायरन बजाए गए, क्योंकि सरकार ने नागरिकों को सुरक्षित रहने को कहा। इजरायली स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को भूमिगत स्थानों पर स्थानांतरित किया, जबकि इजराइल ने सैन्य ठिकानों के पास ईरानी नागरिकों से तुरंत वहां से जाने को कहा। चेतावनी: इन क्षेत्रों में रहना जान जोखिम में डालता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों की जान खतरे में है। बाद में 28 फरवरी को यह रिपोर्ट आई कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई का शव मिला है। अगले दिन ईरानी सरकारी टीवी ने पुष्टि की कि उनकी हत्या उनके कार्यालय में हुई थी। खामनेई की पत्नी मंशूरी खोरजस्ते बागजादे की 2 दिन बाद उस हमले में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इस पहले दौर के हमलों को सफल माना गया था। राष्ट्रपति ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो में बताया कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए हैं। उद्धरण के अनुसार अस्तित्वगत खतरे को दूर करने के लिए अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने मध्य पूर्व में तेज प्रतिशोधी अभियान शुरू किया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया अभियान का नाम ट्रू प्रॉमिस रखा। हमलों के कुछ घंटों बाद ईरानी बलों ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागीं, जो तेल अवीव और हैफा जैसे शहरों पर गिरीं। और अगले कुछ दिनों में व्यापक प्रतिशोध प्रयास के तहत कई और मिसाइल हमले किए गए। इजरायली वायुरक्षा ने कई मिसाइलें रोकीं, फिर भी कुछ मिसाइलें शहरी इलाकों में गिरीं, जिससे नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाएं हुईं। सुनियोजित हमले ने फारस की खाड़ी में कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिसमें खास तौर पर इजराइल के उच्च मूल्य वाले स्थानों और जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित कई अमरीकी सैन्य ठिकानों पर जोर दिया गया। लेकिन ईरानी हमला सिर्फ सैन्य लक्ष्यों तक सीमित नहीं रहा। ये हमला कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के हवाई अड्डों व प्रमुख शिपिंग बंदरगाहों जैसी नागरिक बुनियादी सुविधाओं तक फैला। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नागरिक हवाई यात्रा
और समुद्री संचालन की सुरक्षा और संरक्षा को खतरे में डाल दिया। दुबई और अबू धाबी में घबराए हुए पर्यटक सुरक्षा की तलाश में दौड़ पड़े, क्योंकि ईरानी मिसाइलें रात के आसमान में डरावनी रफ्तार से गुजर रही थीं। लोग होटलों, शॉपिंग मॉल्स और भूमिगत शेल्टरों में शरण लेने लगे। ये आलीशान जगहें अफरा तफरी के दृश्यों में बदल गईं। कुछ ही दिनों में एक उल्लेखनीय और खतरनाक बढ़ोतरी देखने को मिली, जब ईरान ने एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसके चलते होर्मुज जलडमरू मध्य को अभूतपूर्व रूप से बंद कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो दुनिया के तेल और गैस के बड़े हिस्से की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। इस बंदी से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति तुरंत बाधित हुई, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गईं और दुनिया भर के आर्थिक हितधारकों की चिंता बढ़ गई। जैसे जैसे संकट गहराता गया, लेबनान स्थित उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के प्रति एकजुटता व्यक्त की। इस घटनाक्रम ने क्षेत्रीय स्थिति को और जटिल कर दिया, जिससे और पक्ष संघर्ष में शामिल हुए और मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई। इस युद्ध ने दुनिया भर की सरकारों से व्यापक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कीं, जिसमें अधिकांश देशों ने सतर्कता से प्रतिक्रिया दी और संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी सहयोगियों, जिनमें पूरे यूरोप के देश और कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदार शामिल हैं, ने आमतौर पर समर्थन किया है। अमेरिका और इजराइल का ये रुख है कि ईरान की सैन्य और परमाणु गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हैं। इन समर्थक देशों के नेताओं ने जोर दिया है कि ये संघर्ष बड़ा क्षेत्रीय युद्ध न बने और स्थिति को स्थिर करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह किया है। यूके के प्रधानमंत्री सर कियर स्टारमर, जिन्हें आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है, ने शुरू में अमेरिका के उन अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था जिसमें यूके के सैन्य ठिकानों जैसे डिएगो गार्सिया और आरएएफ फेयरफोर्ट का ईरान पर प्रारंभिक हमलों के लिए इस्तेमाल करने की बात थी। उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह के अनुसार पूर्व निर्धारित कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जा सकता है। बाद में ईरानी हमलों से ब्रिटिश नागरिकों और सहयोगियों पर खतरा बढ़ने पर उन्होंने इन ठिकानों के सीमित रक्षात्मक उपयोग की अनुमति दी। इस फैसले की डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आलोचना की है। पूरे यूरोप में प्रतिक्रिया कुछ मिलीजुली और सतर्क रही है। कई यूरोपीय सरकारों ने किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करने से बचा है और इसके बजाय तनाव कम करने और बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया है। यूरोपीय नेताओं को इस संघर्ष के बड़े असर, जैसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा और तेल की बढ़ती कीमतों की चिंता है। मानवीय संकट की संभावना और मध्य पूर्व में लड़ाई फैलने पर शरणार्थियों की आवाजाही की चिंता भी है। इसी वजह से यूरोपीय कूटनीति मुख्य रूप से तनाव कम करने और कूटनीतिक चैनल फिर से खोलने की कोशिशों पर केंद्रित रही है। रूस और चीन दोनों ने ईरान पर हुए हमलों की आलोचना की है और तुरंत युद्ध विराम तथा वार्ता की बहाली की मांग की है। दोनों सरकारों का तर्क है कि सैन्य हमलों से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान को समर्थन देने के बावजूद दोनों देशों ने सैन्य रूप से सीधे संघर्ष में शामिल होने के संकेत नहीं दिए हैं। इसके बजाय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भीतर कूटनीतिक बयानों और चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। मध्य पूर्व में कई देशों को डर है कि वे इस संघर्ष में सीधे खिंच सकते हैं, जिससे प्रतिक्रियाएं जटिल हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान जैसे खाड़ी देशों ने तनाव बढ़ने को लेकर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि उनके क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तेल ढांचा है और कुछ मामलों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी हैं। सरकारों को डर है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई उनके क्षेत्र या फारस की खाड़ी के शिपिंग मार्गों को प्रभावित कर सकती है। तुर्की और मिस्र समेत अन्य क्षेत्रीय शक्तियों ने संयम की अपील की और चेताया कि लंबा संघर्ष
पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। ईरान युद्ध पर वैश्विक प्रतिक्रिया विभाजित रही, लेकिन तनाव बढ़ने की साझा चिंता भी है। कुछ देश अमेरिका और इजराइल का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ देश ईरान पर हमलों की निंदा करते हैं। कई सरकारें तटस्थ रहकर कूटनीति को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता इस संघर्ष को बड़े क्षेत्रीय या वैश्विक युद्ध में बदलने से रोक ना रही है। इस युद्ध के पहले 72 घंटे एक चौंकाने वाले हवाई हमले को एक बहुदेशीय क्षेत्रीय युद्ध में बदल गए, जिसमें पूरे मध्य पूर्व में मिसाइलों का आदान प्रदान हुआ और इसके बड़े वैश्विक आर्थिक परिणाम हुए। आधुनिक संघर्षों की तरह आम नागरिकों ने युद्ध के प्रभाव, हवाई व मिसाइल हमलों और बुनियादी ढांचे में बाधाओं को जल्दी महसूस किया, जिससे उनके लिए जोखिम और कठिनाइयां बढ़ गईं, खासकर कुछ जो छुट्टियां मनाने आए थे। ईरान में शुरुआती हमलों ने कई इलाकों में तबाही मचा दी और मानवाधिकार संगठनों ने बताया कि सैन्य और सरकारी ठिकानों पर हुए हमलों के दौरान कई आम नागरिक मारे गए। एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने वाली घटना मिनाब शहर के एक लड़कियों के स्कूल पर हमला थी, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई। इस घटना के कारण कई सरकारों की ओर से कड़ी आलोचना हुई और हमले की परिस्थितियों की जांच की मांग उठी। इजराइल में नागरिकों को मिसाइल और रॉकेट हमलों का खतरा रहा। कुछ इलाकों में चेतावनी सिस्टम बार-बार बजते रहे और निवासियों को हमलों के दौरान शरण लेनी पड़ी। हालांकि इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली ने कई प्रक्षेपास्त्रों को रोक लिया था, लेकिन लगातार बना खतरा लोगों के बीच तनाव और डर पैदा कर रहा था। अन्य देशों में सैन्य ठिकानों या रणनीतिक ढांचे के पास रहने वाले लोगों ने भी इसी तरह की चिंताएं महसूस कीं। अमेरिका के ठिकानों या बंदरगाहों के पास रहने वालों को डर था कि लड़ाई जारी रही तो उनके इलाके निशाना बन सकते हैं। संघर्ष के आर्थिक प्रभावों ने और मुश्किलें बढ़ा दी। शिपिंग और ऊर्जा उत्पादन में बाधाओं से वैश्विक तेल गैस की कीमतें बढ़ीं। इन बदलावों ने मध्य पूर्व के बाहर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर डाला और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ाई है। क्षेत्र भर के आम नागरिकों के लिए इस युद्ध ने शारीरिक खतरे, आर्थिक दबाव और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का मिश्रण ला दिया है। एक हफ्ते से भी कम समय में यह युद्ध हमलों और जवाबी हमलों के चक्र में बदल गया है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने ईरानी सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने पूरे क्षेत्र में इजरायली और सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। सैन्य विश्लेषकों की इस संघर्ष की रणनीतिक संतुलन को लेकर अलग-अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि शुरुआती हमलों ने ईरान की सैन्य प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्सों को कमजोर कर दिया है, जिसमें उसकी वायु रक्षा प्रणाली और मिसाइल तथा परमाणु कार्यक्रमों से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ईरान के पास अब भी बड़ा मिसाइल भंडार है और वो लंबे समय तक जवाब दे सकता है। राजनीतिक नेताओं ने इस संघर्ष की अवधि को लेकर अलग-अलग अनुमान लगाए हैं। इजरायली अधिकारियों के अनुसार सैन्य लक्ष्य पाने की कोशिश में युद्ध कई हफ्ते या महीने चल सकता है। ईरानी नेताओं ने कहा, वे जरूरत पड़ने पर जितनी देर चाहिए उतना प्रतिरोध करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में प्रयास जारी हैं। सरकारें तनाव बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। कई नेताओं को चिंता है कि अगर और देश इसमें शामिल हुए तो संघर्ष गंभीर हो सकता है। युद्ध का नतीजा अब भी अनिश्चित है। लड़ाई के कारण पहले ही काफी जानें जा चुकी हैं। बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है और वैश्विक बाजारों में भी बाधाएं आई हैं और स्थिति हर दिन बदल रही है। 2026 का ईरान युद्ध वर्तमान में इस दशक के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक है
और इसके प्रभाव आने वाले वर्षों तक मध्य पूर्व और उससे आगे भी महसूस किए जाने की उम्मीद है। इस समय हम केवल देख सकते हैं और इस संघर्ष के भविष्य में दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी पसंद आए तो लाइक या कमेंट करें। हमारी सारी सामग्री, रिसर्च, स्क्रिप्ट, एडिटिंग और नरेशन पूरी तरह इंसानों द्वारा की जाती है। इसमें एआई इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वार्स ऑफ द वर्ल्ड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। धन्यवाद।